मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सबको घर में सुरक्षित है। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जैसा कि हम लोगों ने नंबर्स के एक नए फैमिली जो कि रियल नंबर्स है उनके बारे में डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? वेरी गुड। और हम लोगों ने यूक्लिड डिविजनल लेमा के बारे में भी बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए हम लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो प्राइम नंबर क्या है? वेरी गुड। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके फैक्टर आइदर 1 है या फिर वो खुद है। ठीक कहा मैंने। एग्जाम्पल क्या है? मान लो जैसे 3 है, 3 के फैक्टर क्या है? 1, नहीं तो खुद 3 है। मान लो जैसे मैंने 7 कहा, 7 के फैक्टर क्या है? 1 है, नहीं तो खुद 7 है। क्या 9 एक प्राइम फैक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके फैक्टर क्या है? 1, 3 और वो खुद। ठीक कहा मैंने। चलिए, प्राइम का कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर है। अब एक दूसरा टर्म आता है, वो क्या है? कंपोजिट नंबर। बता सकते हो कंपोजिट नंबर क्या है? वेरी गुड। कंपोजिट नंबर वो है जो कि अदर देन 1 होते हैं और प्राइम नंबर नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि अदर देन 1 होते हैं, मतलब 1 नहीं होता कभी और प्राइम नंबर नहीं होते। इनके अलावा जो रहता है उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कैसे? अदर देन 1 कहा मैंने, तो मैं कहां से शुरू करूंगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। ठीक है, यहां पर 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है। मैंने क्या कहा? अदर देन 1 और एक्सक्लूडिंग ऑल द प्राइम नंबर्स, द रिमेनिंग आर द कंपोजिट नंबर्स। 4 क्या है मेरे लिए? कंपोजिट नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 अगेन ए कंपोजिट नंबर फॉर मी। 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 8 अगेन ए कंपोजिट नंबर फॉर मी। अब आपको कंपोजिट नंबर का फंडा समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहता है? ये कहता है every composite number can be expressed or factorized as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। इसका मतलब क्या? पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। every composite number, composite number क्या है? मैंने आपको बताया जो नंबर अदर देन 1 और वो प्राइम नंबर नहीं होता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर कौन सा था मैंने आपको बताया? ठीक है, वो नंबर जिसके फैक्टर वो खुद होता है या फिर 1 होता है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है? जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। किस चीज में फैक्टराइज कर सकते हैं? एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या है? मतलब एक तरीके में हम लोग लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम क्या लिखा है? उसके जो ऑर्डर है वो जैसे भी आप कर करें। ठीक है, ये चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये जो थ्योरम है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि थ्योरम ने कहा हमको सबसे पहले क्या कंसीडर करना चाहिए? एक कंपोजिट नंबर। मैंने कंसीडर किया है 210। ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर बहुत सारे हैं और ये अदर देन 1 है। ठीक है, मैंने ये कंपोजिट नंबर कंसीडर किया है। थ्योरम क्या कहता है मेरे को? एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको फैक्टराइज जो है प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए हम इसको एक्सप्रेस करके देखते हैं। हमारे पास है 210। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन हम लोग बचपन से कैसे सीखते आ रहे हैं? हम लोग हमेशा लिस्ट नंबर से शुरू करते हैं, मतलब सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं
और इसको हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग सबसे पहले किसको यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, ठीक है। टेबल में ये 2 के मतलब 2 के जो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सबसे पहले डिविजिबल होता है, तो हम लोग 2 से शुरू करते हैं। जब हम लोग ने 2 से शुरू किया तो हमारे पास क्या आया, 105, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 में चेक करते हैं, 3 में जा रहा है, 3 में जाने से कितना हो रहा है, ये 35 के आसपास आ रहा है, सही कहा मैंने, ठीक है। अब ये 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब ये 5 में जा रहा है, कितने में आ रहा है, 7 में, ठीक कहा मैंने। अब ये 7 से जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला, 210 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये चीज अब सबको क्लियर है। मैंने क्या किया है, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको फैक्टराइज करके लिखा है, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, ये थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम हम लोग से ये कह रहा है जो ये कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। उसका सेकंड पार्ट क्या था, ये एक यूनिक फॉर्म होगा, ठीक है। अब बात ये आता है, मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अब ये यूनिक फॉर्म कैसे होगा, मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी लिख सकता हूँ, नहीं तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है, वो भी सही है। तो ये यूनिक कैसे हुआ, सही कहा कि नहीं मैंने, अच्छा ठीक है। जब आप लोग क्लास 11 में परमुटेशन के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ये जो फॉर्म है ना, इसमें हम लोग बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग अरेंज करके मतलब बहुत टाइप में हम लोग लिख सकते हैं। पर ये थ्योरम हम लोग से क्या कह रहे हैं, हम लोग इसको सिर्फ एक टाइप में लिख सकते हैं। चलो, इसने जब वो वर्ड यूनिक यूज किया है तो इसमें और एक चीज है, क्या है, इसने और एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है। क्या स्टैंडर्डाइज किया है, जो भी फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ऑलवेज राइट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैं ये स्टैंडर्डाइज का रूल मान लूं तो फिर मेरे लिए फॉर्मेट क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। मतलब ये जो है, हालांकि ये चीज सही है, पर ये चीज मैं अभी इस थ्योरम के हिसाब से अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्डाइज लॉ मेरे लिए डाल दिया कि जो भी अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बाउंड हूं, ठीक है। तो मेरे को अब क्या मिल गया, 210 जो है वो मेरे लिए कंपोजिट नंबर है। मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, वो एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, और मैंने इसको एक यूनिक फॉर्मेट में लिखा। ये यूनिक फॉर्मेट मैंने कैसे लिया, इसने पहले से एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म रखा है, और वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या है, हम लोग को इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब तक ये चीज क्लियर है, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में और एक कॉन्सेप्ट आता है। मान लो मैंने और एक नंबर लिया है 420, बड़ा यूनिक नंबर है, नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं। 420 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 में क्या हो गया, 210, ठीक है। फिर से 2 में लेते हैं 105, अब ये 3 में जाएगा, कितना है 35, अब ये 5 में जाएगा 7, फिर ये 7 में जाएगा ये 1, ठीक है ना। अब तुम लोग क्या लिखा, 420 को मैंने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब बात क्या आ रहा है, सर आपने तो कहा कि उसको यूनिक फॉर्मेट में लिखना है, पर सर आपने ये तो नहीं कहा कि अगर मेरे पास ये एक नंबर 2 बार ऑकर करता है तो मैं उसको कैसे लिखूं। उसके लिए भी एक चीज है, क्या है, अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा ऑकर कर रहा है तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे और वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस लाइन को 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये चीज क्लियर है यार, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये कहता है जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं, और उसका एक यूनिक फॉर्मेट रहता है, और उस यूनिक फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए उसने एक स्टैंडर्डाइज रूल दिया है कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। और मान लो कि अगर हमारे पास कोई प्राइम फैक्टर जो है वो 2, 3, 4 ऐसे नंबर में ऑकर होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 हमारे पास 2 बार ऑकर हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं और एक दूसरे एग्जांपल पे, जिसमें आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक नया नंबर कंसीडर करता हूँ, 32760।
नंबर काफी बड़ा है, पर इसका हम लोग अभी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है हम लोग को छोटे नंबर से शुरू करना है। मैंने शुरू किया 2 से, ठीक है। देखते कितना बनता है। 1 6 3 8 0, ठीक है। फिर से लेते हैं 2 में, 2 into 16 1 9 0, ठीक है। दोबारा 2 से लेते हैं 4 0 9 5, ठीक है। ये 3 में हो रहा है, एक बार चेक कर लो। ये है 4095। अब देखते हैं ये, हाँ ये अब 3 में से आ रहा है। 3 1 3 3 3 6 और ये लिखा मैंने। दोबारा देखते हैं इसको। 6 3 9 + 1 10 + 1 20। दोबारा ये 3 में जाएगा। 4 12 16 नहीं, 5 15 और फिर से 4 55 10 14। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 455, ठीक है ना। अब ये साइड 3 में नहीं जाएगा तो स्किप कर 5 को, तो ये मेरे लिए कितना बन गया, 9 बन गया, ठीक है। अब 91 है तो 7 में जाए। 7 into 30, ठीक है। अब ये है 31, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला, उसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हम लोग अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 32760 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, उसके बाद है into 3 into 3, ठीक है। फिर into 5 into 7 into 13। सबसे पहला बात, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मैंने उसका स्टैंडर्डाइज रूल माना है। दूसरा क्या था, अगर मेरे पास कोई नंबर रिपीटेड में आ रहा है तो मैं उनको पावर फॉर्म में लिख लेता हूँ। चलिए ठीक है, इनको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। पावर फॉर्म में क्या है, 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 into 7 into 13। अब ये चीज सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेकर एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस में आप लोग कुछ प्रॉब्लम वर्कआउट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।